नमस्कार, आप देख रहे हैं पद न्यूज 24/7। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस। पॉलिटेक्निक बना पंचायत चुनाव का स्ट्रांग रूम, नगरीय निकाय के मतगणना स्थल बनाए जाने पर चल रहा विचार। पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में टिकट नहीं मिलने वाले बागी प्रत्याशियों पर खामोश हुई राजनीति। बस स्टैंड के सार्वजनिक शौचालय से उठ रही बदबू स्थानीय दुकानदार और यात्रियों के लिए बनी परेशानी का सबब। 1.5 दर्जन से अधिक गौ तस्करों ने विश्व हिंदू परिषद के 4 कार्यकर्ताओं की लाठी डंडों से पिटाई की। हनुमान चौक में जल भराव और बालाघाट बंद की चेतावनी के बाद विधायक ने किया हनुमान चौक का निरीक्षण। मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा किए जाने के बाद एक आदेश जारी किया गया था कि उनके भवन और उनके शिक्षक स्टाफ को दोनों को चुनाव से दूर रखा जाएगा और छात्रों की परीक्षा प्रभावित नहीं की जाएगी। लेकिन 2 दिन पहले ही जारी किए गए आदेश के अनुसार 18 जुलाई तक पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। परीक्षाएं रद्द होने के बाद सोमवार को जिला प्रशासन के आला अधिकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पहुंचे और उन्होंने महाविद्यालय सहित बॉयज छात्रावास का निरीक्षण किया और पंचायत चुनाव के लिए मतदान सामग्री मतदान दलों को वितरण किए जाने के स्ट्रांग रूम बॉयज हॉस्टल को बना दिया। इसके साथ ही अटकलें तेज हो गई है कि नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना भी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से करवाई जा सकती है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि पूर्व में भी विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में ही कराई जाती रही है। वर्तमान समय तक जिला प्रशासन निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा मतगणना स्थल के लिए किसी भी स्थान भवन का चयन नहीं किया गया है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि शायद तक पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सभी दृष्टि से नगरीय निकाय चुनाव मतगणना स्थल के रूप में उपयुक्त रहेगा। ये पूरे प्रदेश भर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में सभी अधिकतम यानी 100% स्टाफ की करीब ड्यूटी लग चुकी है और अधिकतम पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वो चुनाव आयोग के जो है मतगणना सेंटर या सामग्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए केंद्र बनाए गए हैं। इनको दृष्टिगत रखते हुए RGPV ने जो है 23 जून से लेकर 19 जुलाई तक की जो परीक्षाएं वो स्थगित कर दी है। 20 जुलाई से फिर से परीक्षाएं जो है हमारी रेगुलर शुरू हो जाएगी। सर, क्या यहाँ पे मतगणना की जाएगी? सर, मतगणना के बारे में तो मुझे लगता है कि अभी तक हमें कोई जानकारी ऐसी है नहीं, फिर भी चुनाव आयोग जो है इसके बारे में ज़्यादा बता पाएगा। आज निरीक्षण करके गए हैं। अभी डिस्ट्रीब्यूशन जनपद पंचायत की सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ के हॉस्टल जो है बॉयज़ हॉस्टल, वहाँ पर स्ट्रांग रूम बना हुआ है, वहाँ पर होगा। नगरीय निकाय के बारे में भी स्पष्ट हमें कोई ऐसे निर्देश या जानकारी नहीं मिली। निश्चित ही पंचायत चुनाव के लिए बालाघाट ब्लॉक के चुनाव सामग्री का वितरण स्ट्रांग रूम पॉलिटेक्निक बॉयज हॉस्टल को बना दिया गया है, जिससे ब्लॉक स्तर पर होने वाली पंचायत चुनाव की मतगणना का कार्य भी हॉस्टल पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में होना लगभग तय है। यह कार्य 14 और 15 जुलाई को होगा। वहीं दूसरी ओर नगरपालिका चुनाव की मतगणना 18 जुलाई को होनी है, जिससे अनुमान यही लगाया जा रहा है कि पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के बॉयज हॉस्टल या फिर महाविद्यालय के भीतर नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना करवाई जाएगी। जिले के किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 1.5 दर्जन से अधिक गौ तस्करों ने हमला करते हुए विश्व हिंदू परिषद के 4 कार्यकर्ताओं को लाठी, रॉड, पत्थर से मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं उनकी 3 मोटरसाइकिल को तोड़फोड़ कर दिया गया। बीती रात यह वारदात किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पाला और मोरवाही के बीच हुई। इस वारदात में घायल विश्व हिंदू परिषद के 4 कार्यकर्ताओं के इलाज के लिए किरणापुर के अस्पताल में ले जाया गया। इस मामले में नामजद पंकज बिसेन, प्रभु मरार, दोनों ग्राम भालवा निवासी सहित 15 से 20 लोगों के बीच अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। नवनिर्वाचित सरपंच के द्वारा दी गई पार्टी से वापस हो रहा निर्विरोध निर्वाचित पंच स्कूटी रोड किनारे पिलर से टकराने से घायल हो गया है। यह सड़क दुर्घटना 27 जून को वारासिनी रोड ग्राम धानीटोला रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई। घायल पंच राम प्रसाद मस्कोले 55 वर्ष धानीटोला ग्राम बुदबुदा निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राम प्रसाद मस्कोले खेती किसानी करता है, जो 25 जून को होने वाले पंचायत चुनाव में अपने गांव के वार्ड क्रमांक 14 से निर्विरोध निर्वाचित किया गया। वहीं ग्राम पंचायत चुनाव में सरपंच पद पर उनके ही पार्टी के सरपंच निर्वाचित होने पर 27 जून को निर्वाचित सरपंच के द्वारा पार्टी दी गई थी।
इसी पार्टी में निर्विरोध निर्वाचित पंच रामप्रसाद मस्कोले भी गया था। पार्टी में शामिल होने के बाद 2:30 बजे करीब रामप्रसाद मस्कोले निर्वाचित सरपंच के घर से अपनी स्कूटी से अपने घर आ रहा था। तभी वारासुनी रोड धानीटोला रेलवे क्रॉसिंग की गोलाई में स्कूटी रोड किनारे पिल्लर से टकराने से रामप्रसाद मस्कोले घायल हो गया। नगर के समीप भरवेली रोड आंवलाझरी के पास ऑटो पलटने से 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायल कृष्ण कुमार मासूलकर 32 वर्ष भरवेली निवासी और विजय मिश्राम 42 वर्ष ग्राम कटिंग टोला आंवलाझरी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया गया है कि कृष्ण कुमार नगर के हनुमान चौक स्थित बंधन बैंक में कैश वसूली का काम करते हैं और विजय ऑटो चलाता है। 27 जून को कृष्ण कुमार किसी काम से बालाघाट गया था। रात्रि 9:30 बजे करीब कृष्ण कुमार विजय के ऑटो से बालाघाट से भरवेली अपने घर भरवेली जाने निकला था। तभी भरवेली रोड आंवलाझरी के पास अचानक ऑटो पलट गई, जिससे कृष्ण कुमार और विजय दोनों ही घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती कराया गया है, जहाँ से अधिक चोट लगने से घायल विजय को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में पार्टियों से बागी होकर चुनावी समर में किस्मत आजमाने वाले बागी प्रत्याशियों पर सभी पार्टियां खामोश बैठी है, या कहे कि बागियों पर पार्टियां खामोशी से राजनीति कर रही है। इसके पीछे भी कई कारण बताए जा रहे हैं। दरअसल पार्टियां जरूर यह कह रही है कि जो बागी हुआ है वह घर वापस आ जाए, वरना उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पंचायत चुनाव का पहला चरण पूरा होने के बाद भी ऐसे किसी बागी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे नगरपालिका चुनाव और पंचायत चुनाव के अगले चरण के लिए बागियों के हौसले जरूर थोड़े बुलंद हो गए होंगे। क्योंकि उससे भी बड़ी बात यह है कि इस दौरान कुछ बागियों ने इस चुनाव में सफलता भी प्राप्त कर ली है। आपको बता दें कि राजनीति के जानकार यही बताते हैं कि बागियों पर कार्रवाई करने से पार्टियां इसलिए कतरा रही है क्योंकि अभी कार्रवाई कर दी तो जनपद से लेकर जिला सरकार और नगर सरकार बनाने में बागी विरोधी पार्टी के खेमे में जा सकते हैं। इन सब बातों को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने बागियों को लेकर खामोश बैठी है। कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि इस चुनावी माहौल में बागियों पर कार्रवाई करके और अधिक माहौल खराब करे, क्योंकि यदि बागी जीते भी तो उन्हें मना कर अपनी ओर किया जा सकता है। यदि कार्रवाई कर दी तो मान मनोबल में दिक्कत हो सकती है। इस बात के कई संकेत मिल रहे हैं कि क्या बागी यदि चुनाव जीते तो उनकी मूल पार्टी उन्हें बुला लेगी, यदि हार गए तो क्या उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी। इस दौरान राजनीति के जानकार यही बताते हैं कि यदि एक बागी का भी समर्थन लेना पड़े तो बाकी बागियों के पास कहने के लिए रास्ता साफ हो जाएगा कि जब उसका समर्थन लिया, उसे पार्टी में वापस सम्मान से ले लिया तो उन्हें भी वापस ले लिया जाए और वहीं तवज्जो दी जाए तो पार्टी में बागी बनने के पहले थी। बहरहाल यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन सा बागी अपनी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाता है। इस चुनावी समर में जीतकर जनपद, जिला पंचायत और नगर पालिका तक का रास्ता तय करता है और उसके बाद जनपद से लेकर जिला पंचायत और नगर पालिका के बनने वाली सरकार में कितनी भूमिका अदा। राजनीति के जानकार एक बात और बताते हैं कि यदि सब नहीं हुआ तो शायद चुनाव तक खामोश रहने वाली पार्टियां अपने ही बागियों पर कार्रवाई करने में तनिक भी देरी नहीं करेगी। रामपाली थाना के अंतर्गत निवासी नाबालिग ने अपने परिवार के साथ रामपाली थाने में पहुंचकर ग्राम के 3 नाबालिग लड़कों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 वर्षीय नाबालिग प्रतिदिन बकरी चराने के लिए खेत की ओर जाती थी, जो रविवार को भी गई हुई थी और अपनी बकरी चरा रही थी। तभी ग्राम के 3 नाबालिग लड़के बीच वहां बकरी चरा रही नाबालिग के पास पहुंचे और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। इस दौरान ग्राम के किसी व्यक्ति के द्वारा यह घटना को देखा गया और आवाज़ दी, जिस पर नाबालिग लड़के भाग गए। जिसके बाद उक्त व्यक्ति नाबालिग को उसके घर लेकर आया और घटना की जानकारी उसके परिजनों को दी, जिस पर परिजनों के द्वारा रामपाली थाने में उपस्थित होकर मां के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर 3 नाबालिग लड़कों के खिलाफ धारा 376 DB पास्को एक्ट की धारा 5(6) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया है, जिसके सभी आरोपी फरार है। चुनावी दौर शुरू होते ही शासन प्रशासन के पदाधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याएं नजर आने लगी है। शायद यही वजह है कि कोई भी राजनीतिक दल जनता से जुड़ी हर समस्या को सुलझाने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं, जिसका एक नज़ारा इन दिनों हनुमान चौक में देखा जा रहा है, जहां हनुमान चौक में जल भराव की समस्या को लेकर व्यापारियों के द्वारा मंगलवार को पैदल मार्च कर प्रदर्शन करने और पानी निकासी की व्यवस्था न बनने पर बालाघाट बंद कर चक्का जाम आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी।
जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। जहां व्यापारी संघ के द्वारा दी गई इस चेतावनी के बाद शासन प्रशासन के पदाधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए सोमवार को हनुमान चौक का निरीक्षण कर जल्द से जल्द पानी निकासी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की बात कही। तो वहीं उन्होंने आगामी समय में अमृत योजना 2 के अंतर्गत भूमिगत ड्रेनेज सिस्टम बनाकर इस समस्या का परमानेंट समाधान निकालने का आश्वासन दिया। हमारे बालाघाट नगर का हृदय स्थल हनुमान चौक की जो बहुत गंभीर समस्या है, इस गंभीर समस्या को लेकर हमारे नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी ने सभी व्यापारियों और खासतौर से टेक्निकल टीम इंजीनियर्स के साथ एक बैठक करी है। जो पूर्व में एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें इंजीनियर्स और व्यापारी और एसडीएम साहब की अध्यक्षता और उसमें नगर पालिका का अमला भी रहेगा। तो वैकल्पिक इनके क्या रास्ते निकल सकते हैं अभी तात्कालिक, उसके लिए भी उन्होंने आदेशित किया है नगर पालिका अमले को और इंजीनियर्स की टीम में 5 इंजीनियर्स की और व्यापारी की कि वो वैकल्पिक व्यवस्था बताएंगे। साथ ही इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो अमृत 2 योजना में जो एक सीवर लाइन और बरसाती पानी बहने के बड़े अंडरग्राउंड नाले बने, जिसके माध्यम से पूरे शहर में जो अलग अलग जगह जल भराव होता है, सिर्फ जल भराव की समस्या एक हनुमान चौक की नहीं है। हमारे बालाघाट के बहुत सारे ऐसे निचले हिस्से हैं, खासतौर पे जो ब्रॉडगेज के किनारे किनारे बसाड़। हम सब इस बात को जानते हैं कि हनुमान चौक में चारों दिशाओं का पानी आता है और पानी के आने से एकदम जल भराव हो जाता है। चारों दिशाओं से आने वाले पानी को, जो पुरानी पानी की निकासी की नालियाँ थी, वो अनेक कारणों से, जिसमें नालियों के ऊपर निर्माण भी लोगों ने कर दिया, वो भी एक बड़ा कारण है। यहाँ एकदम जल भराव होने से ऐसी स्थिति बन जाती है कि 1-1 फीट तक पानी भर जाता है। इसका तात्कालिक और स्थायी समाधान यही है। अभी हमने बालाघाट के 5 इंजीनियर और इस हनुमान चौक के व्यापारी बंधु के, नागरिक बंधु की 15 लोगों की कमेटी बनाई है, जिनके सुझाव के अनुसार नगर पालिका परिषद के इंजीनियर और नगर पालिका यहाँ की तात्कालिक पानी की निकासी का निराकरण करेंगे। और उसके बाद में जब अमृत 2 का डीपीआर बनेगा, उस समय में भी इसी कमेटी के सुझाव के अनुसार इस हनुमान चौक और आसपास के पानी के निकासी की जो प्रोजेक्ट बनेगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। हम दृढ़ संकल्पित हैं, बालाघाट नगर के पानी की निकासी को व्यवस्थित करेंगे और फिर तात्कालिक समस्याओं का निराकरण करेंगे। आज स्थल का व्यापारी जितेंद्र जैन ने बताया कि विगत कई वर्षों से हम जल भराव की समस्या से पीड़ित हैं। हमने शासन प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, पर इस समस्या का हल नहीं निकला है। अभी चुनावी माहौल है। हमने आगामी कुछ दिन पूर्व चुनाव बहिष्कार का मन बनाया था, पोस्टर भी लगाए थे, लेकिन हमें कुछ लोगों ने समझाइश दी कि ऐसा ना करें। देखिए, अभी हमने इनसे ये मांग की है, उनका कहना है कि आगे योजनाओं में ड्रेनेज सिस्टम और ये वो काफ़ी बजट आया है और ड्रेनेज सिस्टम वगैरह बनेगा, लेकिन ऐसे आश्वासन लगभग हम पिछले 5 से 6 साल तक हमारे व्यापारी सुनते आ रहे हैं। इसीलिए आज पूरे जोर शोर और व्यापक आंदोलन की तैयारी से बालाघाट कपड़ा एसोसिएशन के साथ बालाघाट के समस्त व्यापारी संगठन मैदान में आ चुके थे, जिसके कारण आज अब हो सकता है ये चुनावी हमला भी हो और हो सकता है कि ये काम हमारा हो जाए। तो हम चाहते हैं कि व्यापारियों की समस्या प्लस नगर में जो जहाँ जहाँ पानी भराव हो रहा है, जो नगर वासियों को जो परेशानी हो रही है, तो उनकी समस्या का हल निकले। तो कहीं ना कहीं आप इसको चुनावी स्टंट तो नहीं मान रहे हैं? जैसे नहीं, हमारे हिसाब से चुनावी स्टंट नहीं है, लेकिन ये काम उनका कहना है कि इतना आसान नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो काम आसान नहीं है वो काम जल्द से जल्द हो, भले आसान ना हो लेकिन काम हो। मतलब वैकल्पिक व्यवस्था का या परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था के साथ लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम औलिया कनार में चोरों ने चुनावी ड्यूटी में गए एक शिक्षक के सोने मकान को निशाना बनाते हुए मकान का ताला तोड़कर करीब 50,000 रुपए के सोने चांदी के जेवरातों की चोरी कर ली। लालबरा पुलिस ने भीकम सुंदरलाल भोयर 55 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध चोरी का अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षक भीकम भोयर ग्राम औलिया कनार में अपने परिवार के साथ रहते हैं, जिनकी पत्नी छिंदवाड़ा में शिक्षक है। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में शिक्षक भीकम भोयर की खैलांजी क्षेत्र में ड्यूटी लगी थी, जिन्होंने अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के घर छोड़कर और घर में अपने एक और रिश्तेदार को रहने बोलकर 24 जून को भीकम भोयर चुनाव ड्यूटी में खैलांजी चले गए थे। 24 जून की रात्रि उनके घर में उनका रिश्तेदार सोया था, जो 25 जून को सुबह 7 बजे वह अपने घर आ गया था।
जब वह रिश्तेदार रात्रि 9:30 बजे शिक्षक भीकम भोयर के घर सोने गया, तब उसने घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ और अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा हुआ था। घर में चोरी होने की सूचना उन्होंने शिक्षक भीकम भोयर को दी। 26 जून को शिक्षक भीकम भोयर घर पहुंचे और देखा कि अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात नहीं थे। घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात, जिसकी कीमत करीब 50,000 रुपये बताई गई है, वह चोरी हो गए थे। लालबरा पुलिस ने शिक्षक श्री भोयर के द्वारा रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 454, 380 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने किरनापुर में वर्ष 2019 में आरोपी सुनील सेंडे उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम धड़ी थाना किरनापुर को धारा 354 भारतीय दंड संहिता में 3 वर्ष कठोर कारावास का आदेश पारित किया है। इस मामले में प्रभारी डीपीओ कपिल कुमार डेहरिया बालाघाट के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक आरती कपले के द्वारा की गई। विशेष लोक अभियोजक आरती कपले ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 29 मार्च 2019 को करीब 10:30 बजे रात्रि में अभियोक्त्री गांव की शादी में गई थी। इस दौरान आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचनापूर्ण अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 में पार्षद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने चुनाव प्रचार प्रसार का व्यय लेखा रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना है। इसी परिप्रेक्ष्य में नगरपालिका बालाघाट के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर संदीप सिंह ने पार्षद प्रत्याशियों के व्यय लेखा जांच के लिए वार्ड क्रमांक के अनुसार रोस्टर निर्धारित किया है और प्रत्याशियों से कहा गया है कि वे निर्धारित तिथि को नगरपालिका हॉल बालाघाट में अपना व्यय लेखा के साथ उपस्थित रहे। व्यय लेखा के नोडल अधिकारी जिला कोषालय अधिकारी अमित मरावी ने बताया कि नगरीय निकाय बालाघाट के वार्ड क्रमांक 1 से 11 तक के प्रत्याशियों के लिए 28 जून, 1 जुलाई, 4 जुलाई व 7 जुलाई की तिथियां व्यय लेखा जांच हेतु निर्धारित की गई है। इस प्रकार वार्ड क्रमांक 12 से 22 तक के प्रत्याशियों के लिए 29 जून, 2 जुलाई, 5 जुलाई व 8 जुलाई की तिथियां निर्धारित की गई है। वार्ड क्रमांक 23 से 33 के प्रत्याशियों के लिए 30 जून, 3 जुलाई, 6 जुलाई एवं 9 जुलाई की तिथियां निर्धारित की गई है। प्रत्याशी अपना व्यय लेखा लेकर नगरपालिका हाल बालाघाट में निर्धारित तिथियों में प्रातः 10:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक उपस्थित हो सकते हैं। स्वच्छता अभियान के तहत शहर में जगह जगह सार्वजनिक टॉयलेट बनाए गए, लेकिन इसकी साफ सफाई पर नगरपालिका का कोई ध्यान नहीं, जिसके चलते टॉयलेट परिसर से गुजरने वाले लोगों को और स्थानीय रहवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर के बस स्टैंड स्थित पुराने यात्री प्रतीक्षालय के पीछे बनाए गए यह टॉयलेट का मामला है, जहां महीनों से साफ सफाई नहीं होने के चलते लोग बदबू और गंदगी से परेशान तो है ही, वहीं महिला शौचालय के इंतजाम नहीं होने के चलते लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। स्थानीय लोग, यात्रियों और आम नागरिकों ने सर्व सुविधायुक्त टॉयलेट बनाने, सुविधाओं में विस्तार करने और इसकी व्यापक साफ सफाई पर ध्यान दिए जाने की मांग की है। किस प्रकार की दुर्गंध आती है आप लोग जैसे यहाँ पे काम करते हैं? भयंकर बदबू आती है कि पुरुषों में रहने की इच्छा नहीं होती। पंखा चलता है तो कूलर चलता है, तो ऐसा लगता है ग्राहक और महिलाएं बच्चे सभी आते हैं, सभी लोग, महिला भी आती है, बच्चे भी आते हैं। अच्छा, ये जो जेंट्सों का टॉयलेट है इसमें क्या महिलाएं लोग भी जाती है क्या? हाँ, इसमें महिला लोग भी चले जाती है सुबह रात में। अच्छा, एक जिम्मेदार नागरिक की अपेक्षा आप क्या प्रशासन से मांग करते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? प्रशासन से मांग यही है कि बढ़िया टाइल्स युक्त और बढ़िया अच्छा शौचालय बनाया जाए, ताकि महिला अलग और जेंट्स अलग बाहर ही, और एक हाथ सुरक्षा गार्ड रखा जाए यहाँ पे। वहाँ तो जो खुला हुआ शौचालय है उससे बहुत ज़्यादा जनता को, लेडीज को, जेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ तक कि महिला वाले शर्मिंदा होकर अपना मुंह छुपाकर भाग जाती हैं। इसके संबंध में हमारी चर्चा हुई, नगरपालिका को 1-2 बार मौखिक तौर पर बताया गया, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि इसकी व्यवस्था हम इलेक्शन के बाद कर पाएंगे, अभी आचार संहिता लगी हुई है। तो मेरा बार बार सभी से यही निवेदन है कि इसकी शीघ्र ही व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि ये पूरे खुले में है और खुला वातावरण होने से इतनी ज़्यादा गंदगी फैली रहती है, जिसकी ओर नगर पालिका द्वारा भी कोई साफ सफाई नहीं की जाती है। अभी तत्काल की पोजीशन में आपको बताऊं कि जिस जगह मेरी दुकान है उस जगह महीनों से कोई झाड़ू साफ सफाई नहीं हुई।
बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक टॉयलेट में गंदगी और दुर्गंध है। इसका उपयोग करने वाले तो परेशान है ही, आसपास के दुकानदारों को भी इसकी दिक्कत होती है। ये यहाँ तो हमेशा ही वैसा है। यहाँ 600-700-800 आदमी पेशाब करते हैं और ये बालाघाट का बस स्टैंड पे उतरने वाले हर व्यक्ति का यहाँ पे पेशाब करने आता है। यहाँ हालत ये है कि 3 पेशाब घर बने, एक पेशाब घर में टूटा हुआ है, उसमें सब उन्होंने गिरा दिए, यहाँ कोई स्वीपर साफ होता। इसकी शिकायत सभी यहाँ पे रहने वाले लोगों ने की। यहाँ इतनी ज्यादा गंदगी है कि उस पेशाब घर की जो गंध है उससे आजू बाजू जो व्यवसाय कर रहे हैं उनका जीना मुश्किल हो गया। और ना वहाँ तो कोई बाउंड्री वाले लोग पेशाब कर रहे हैं, महिलाएं देख रही हैं, ना तो किसी को प्रशासन को शर्म आ रही है, ना पेशाब करने वालों को शर्म आती है। यहाँ महिलाएं देख रही हैं, महिलाएं लोग पेशाब कर रहे हैं। अभी बरसात में वहाँ भीड़ जमा रहती है पेशाब करने वालों की। वहीं नगरपालिका के द्वारा बस स्टैंड में एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया है, जो पोस्ट पेड शौचालय की श्रेणी में आता है, जहां यात्रियों व आम नागरिकों से शौचालय का उपयोग करने पर केयर टेकर संस्था के द्वारा शुल्क वसूला जाता है, जो रात्रि करीब 10:30 बजे बंद हो जाता है। ऐसे में रात्रि 10:30 बजे के बाद बस स्टैंड पहुंचने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कितने बजे शौचालय खोलते हैं आप? सुबह 4 बजे। और बंद कितने बजे करते हैं? क्या क्या शुल्क है यहाँ पे? आने का 10 और इलेक्ट्रिक का 5। और जो इसके जो बाजू में शौचालय है वो किसके अंडर में? ये मैं क्योंकि कर्मचारी काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप अभी 10-15 दिन हुआ। अच्छा, यहाँ 10-15 दिन से काम कर ये बताइए, जैसे रात में 10 बजे बंद हो जाता है शौचालय, तो फिर बाकी लोग जाते हैं? वो प्राइवेट शौचालय 11:30 खुला। अच्छा, और जैसे अगर उस समय 10 बजे के बाद अगर जो महिलाएं आती है वो कहाँ जाती है? बगल में। और जैसे जो बाहरी व्यक्ति को नहीं पता है तो फिर? भैया क्यों नहीं पता, सबको पता हो जाता है। इस पूरे मामले को लेकर मोबाइल पर की गई चर्चा के दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मर्सिनिया ने बताया कि बस स्टैंड स्थित यात्री प्रतीक्षालय और सार्वजनिक टॉयलेट आदि की समय पर साफ सफाई करवाई जाती है, जहां फिनाइल पाउडर आदि का छिड़काव भी किया जाता है। वहीं साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है। यदि टॉयलेट में गंदगी होगी या दुर्गंध की समस्या आ रही तो कर्मचारी भेजकर पुनः साफ सफाई करा दी जाएगी।